दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं बैंकों में लागू होने वाला 12वां द्विपक्षीय समझौता जो कि 1 नवंबर 2022 से पेंडिंग है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बैंकिंग सेटलमेंट संबंधी जो भी न्यूज़ है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि इस बार क्लेरिकल बैंक यूनियन ने आईबीए या गवर्नमेंट से क्या डिमांड रखी है। कि क्लेरिकल यूनियन की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑफिसर यूनियन की बात नहीं है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्लेरिकल यूनियन ने गवर्नमेंट से क्या डिमांड रखी है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं समरी आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। समरी के अंदर पहला दे रखा है पॉइंट दे रखा है बेसिक पे, दूसरा पॉइंट है स्पेशल पे, तीसरा डीए, चौथा हाउस रेंट अलाउंस, पांचवा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, छठा अदर अलाउंस, लीव रूल, मेडिकल लीव, फेयर कंसेक्शन है। इस प्रकार के ये टोटल 29 पॉइंट है जो हमारी क्लेरिकल यूनियन ने आईबीए के सामने रखे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो पॉइंट दे रखे हैं वो पॉइंट 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट है बेसिक पे। तो दोस्तों जो बेसिक पे है उसका पुनर्निर्धारण कैसे किया जाए, इसके बारे में यूनियन कहती है कि जो बेसिक पे है उसके अंदर स्पेशल अलाउंस है उसको आप मर्ज कर दो और बेसिक पे का डीए और स्पेशल पे का डीए यह भी आप बेसिक पे के अंदर मिला दो। इसमें जो आप डीए मिला रहे हो वो जुलाई से सितंबर क्वार्टर का है इंडेक्स का, वो आपको डीए इसमें मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद में आपको नई बेसिक पे बनानी है। यानी बेसिक पे कैसे बनी इन लोगों ने, बेसिक पे प्लस डीए, स्पेशल अलाउंस प्लस डीए, इन चारों को मिलाने के बाद में इन्होंने बेसिक पे है वो बना दी। फिर उन्होंने कहा है बेसिक पे बना, ये मिलाने के बाद में जो नई बेसिक पे बनती है उसके ऊपर लिपिक को 20% बढ़ाकर और सब स्टाफ को 25% बढ़ाकर बेसिक पे का आपको पुनर्निर्धारण करना है। यानी इन चारों को मिलाने के बाद में लिपिक के लिए 20% बढ़ाना है और सब स्टाफ के लिए 25% बढ़ाने के बाद बढ़ाकर आपको बेसिक पे का पुनर्निर्धारण करना है। अगला पॉइंट दे रखा है कि जो फिलामेंट है वो फिलामेंट ऑन स्टेज टू स्टेज बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, ये इनका दूसरा पॉइंट है। आगे दे रखा है स्टेगनेशन इंक्रीमेंट। तो दोस्तों सबसे पहले स्टेगनेशन इंक्रीमेंट क्या होता है। दोस्तों हर साल आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट लगता है। जब आप अपने कैडर के सबसे हायर पे पहुंच जाते हो उसके बाद में आपका हर साल इंक्रीमेंट लगना बंद हो जाता है। तो उसके बाद में आपकी जो सैलरी है उसके अंदर स्टेगनेशन इंक्रीमेंट लगता है। तो दोस्तों यूनियन द्वारा ये कहा गया है कि लिपिक तथा सब स्टाफ उनको हर 2 साल में आपको एक बार स्टेगनेशन इंक्रीमेंट है वो देना है तथा इसकी कोई सीलिंग, इसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। ये है यूनियन द्वारा स्टेगनेशन इंक्रीमेंट के बारे में बताया गया है। आगे दे रखा है पॉइंट नंबर 2 जिसमें स्पेशल पे, पीक्यूपी, एफक्यूपी, एफपीपी और ऑफिशिएटिंग अलाउंस के बारे में बात की गई है। तो दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि एंट्री लेवल पे एसडब्ल्यूओए को एसडब्ल्यूओबी का अलाउंस
जो स्पेशल पे है जो कि 1250 रुपये होता है वो मूल वेतन के साथ में मिलाकर दे देना चाहिए। ये लोग बोल रहे हैं कि जो क्लरिकल जो आता है, नया बंदा आता है, वो SWB का भी काम कर रहा है, तो उसको आप साथ में मिला के स्पेशल पे जो 1250 रुपये है वो साथ में मिला के ही दे दिया करो। इसी प्रकार सब स्टाफ जो नया ज्वाइनिंग हुआ है उसको दफ्तरी का जो स्पेशल पे है 850 रुपये वो मूल वेतन के साथ में मिलाकर ही आप दे दो। आगे कहा गया है कि जो स्पेशल पे है उनका जो पुनर्निर्धारण है वो एक तो डीए को मिलाकर पुनर्निर्धारण कर दो। और ये देखो स्पेशल पे में वृद्धि किस प्रकार से करनी है आपको कि जो पोस्ट है उस पोस्ट में क्या जिम्मेदारियां हैं, कितना जो जोखिम का कार्य कर रहा है, उसके हिसाब से आपको स्पेशल पे के अंदर वृद्धि करनी है। इसके अलावा PQP, EQP इनका भी रिवाइज कर दो। और रिवाइज कैसे करना है, जो पहले स्टेज का इंक्रीमेंट है उसके बराबर आपको इनका रिवाइज है वो करना है। इसी प्रकार FPP का निर्धारण भी आपको इसी प्रकार से करना है। इसके अलावा आपको सब स्टाफ को अतिरिक्त वेतन वृद्धि, अतिरिक्त इंक्रीमेंट देना है। कब देना है, जब वो कोई अतिरिक्त योग्यता जैसे वो ग्रेजुएशन कर लेता है या JIB कर लेता है या CIB कर लेता है, तो आपको सब स्टाफ को अतिरिक्त इंक्रीमेंट है वो देना है। इसके अलावा ऑफिशिएटिंग अलाउंस है उसको रिवाइज करना है, उसको सिंपल करना है और उसके अंदर जो 7 दिन वाला नियम है उसको हटाना है। दोस्तों ऑफिशिएटिंग अलाउंस में क्या होता है, अगर आप 7 दिन तक आपसे ऊपर की हायर पोस्ट में काम करते हो लगातार तो ही आपको ऑफिशिएटिंग अलाउंस मिलता है, अदरवाइज आपको नहीं मिलता है। तो आपको इसको हटाना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है DA। अब दोस्तों DA के अंदर इन्होंने क्या कहा है, DA में कहा है इन्होंने कि जो क्लरिकल है उनको तो 110% और जो सब स्टाफ है उनको 120% कंपनसेशन देकर DA का निर्धारण करना है, ठीक है। दूसरा जो DA का निर्धारण है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1960 की जगह 2016 को मानकर आपको DA का भुगतान करना है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 1960 की जगह आपको 2016 मानकर DA का निर्धारण करना है। और दोस्तों जो DA का निर्धारण है वो मंथली बेसिस पर होना चाहिए। मंथली बेसिस में इंडेक्स में जितने भी पॉइंट का उतार चढ़ाव होता है उस हिसाब से मंथली बेसिस पे DA का निर्धारण होना चाहिए। अगर 1 पॉइंट ऊपर हुआ है तो DA बढ़ के मिलना चाहिए और अगर 1 पॉइंट नीचे गिर गया इंडेक्स तो DA है वो कम मिलना चाहिए। तो ये चीज़ है वो मंथली बेसिस पे होनी चाहिए। यह पॉइंट नंबर 3 DA के अंदर इन्होंने कहा है। अब देखते हैं अगला पॉइंट HRA। पॉइंट नंबर 4 HRA में इन्होंने कहा है, बैंक यूनियन ने कहा है कि जितने भी एरिया है उनका जो नवीन जनगणना है उसके हिसाब से एरिया का पुनर्निर्धारण होना चाहिए और उसके हिसाब से वो HRA मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही है कि जो HRA है उसको वेतन वृद्धि के हिसाब से वो बढ़ाना चाहिए। जितनी वेतन में वृद्धि हो रही है उतने हिसाब से ही आपको HRA के अंदर वृद्धि करनी है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी है, महानगर है, उसके आसपास यानी उसके जो परिधीय क्षेत्र में जो शहर आते हैं उनको शहर मानकर HRA का पेमेंट है वो बड़े शहर, राष्ट्रीय राजधानी है, महानगर है, उसके हिसाब से आपको HRA का पेमेंट करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई बंदा रेंट रिसिप्ट प्रस्तुत करता है तो उसको सामान्य का 150% HRA है वो देना चाहिए। अगर कोई बंदा बैंक के क्वार्टर में रह रहा है और उसके वेतन से स्टैंडर्ड रेंट कट रहा है तो उसके बाद में उसको आपको HRA भी देना है। इसके अलावा जो प्रोजेक्टेड एरिया में जो कर्मचारी बैंक के क्वार्टर में नहीं रहता है उन्हें भी आपको HRA का पेमेंट है वो करना चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 ट्रांसपोर्ट पे की। तो दोस्तों इस पॉइंट में यूनियन ने सिर्फ इतना ही कहा है, मौजूदा परिवहन भत्ते के अंदर बिना किसी लिमिट के, सीलिंग लिमिट के पर्याप्त रूप से आपको वृद्धि करनी है।
अब बात करते हैं अदर अलाउंस, पॉइंट नंबर जो 6 है अदर अलाउंस, इसके बारे में। पॉइंट नंबर 6 में यूनियन के द्वारा इतना ही कहा गया है कि जितने भी एग्जिस्टिंग अलाउंस है उनके अंदर पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी चाहिए। जैसे होल्टिंग अलाउंस है, हिल अलाउंस है, साइकिल अलाउंस है, लॉजिंग एक्सपेंसेस है, इन सब के अंदर आपको पर्याप्त रूप से वृद्धि करनी चाहिए। इसके अलावा नए भत्ते, कई प्रकार के नए भत्ते हैं वो चालू करने चाहिए। जैसे एजुकेशन अलाउंस है भत्ता, क्लोजिंग अलाउंस है जो क्लरिकल को नहीं मिलता है वो चालू करना चाहिए। मिड एकेडमिक ईयर अलाउंस है वो चालू करना चाहिए। डिसकम्फर्ट अलाउंस है वो चालू करना चाहिए। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो विभिन्न प्रकार के अन्य भत्ते मिलते हैं वो अन्य भत्ते भी बैंक वालों को मिलने चाहिए। तो दोस्तों अभी हमने जितने भी टोटल 29 पॉइंट थे उनमें से इस वीडियो में हमने 6 पॉइंट है वो कवर किए हैं। बाकी अन्य पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग दोस्तों को, बैंकिंग फ्रेंडों को, बैंकिंग भाइयों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।